हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 2 है। ठीक है, क्लास 10th में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 2 है। तो देखो, मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग ये एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज घर से पढ़ के आएंगे। अगर इसमें आपको कुछ भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है। और क्या कहते हैं, मैंने कल एक गलती से एक चीज़ बोल दी थी कि बर्निंग ऑफ कैंडल इज़ फिजिकल चेंज। नहीं, बर्निंग ऑफ कैंडल तो केमिकल चेंज है ना। कभी भी कहीं भी कुछ भी बर्न होता है तो वो एक केमिकल चेंज होता है। ठीक है। मेल्टिंग ऑफ कैंडल फिजिकल चेंज है। ठीक है, वो मेल्ट हो रहा है, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, इस क्या है, फिजिकल चेंज है। ठीक है। तो जब भी कहीं बर्निंग हो रहा है तो वो हमारा क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है। और हमने कल क्या पढ़ा, जब जब केमिकल चेंज होगा वहाँ पे क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन भी होगी। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होती है तभी तो केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक। और हमने ये एक्टिविटी 1.1 पढ़ी। इसमें क्या था, इसमें था कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम क्या कहते हैं, बर्नर के पास ले जाते हैं, फ्लेम के पास ले जाते हैं, तो मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है। मतलब वो कोई भी चीज़ बर्न होती है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। तो मैग्नीशियम रिएक्ट कर रही है ऑक्सीजन के साथ और क्या फॉर्म कर रही थी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। ठीक है, इतना हमने कल पढ़ा। अब हम आगे चलते हैं। देखो आगे क्या कह रहे हैं, You must have observed that magnesium ribbons burn with a dazzling white flame and changes into a white powder. This powder is magnesium oxide. It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air. देखो वही बात है जो मैंने कहा कि आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि मैग्नीशियम रिबन एक वाइट जलता है, एक वाइट डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ, है ना। विद अ वाइट, मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कहते हैं, जो मैग्नीशियम रिबन है वो जलता है एक डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ, है ना। डेजलिंग वाइट लाइट इसमें आती है और वो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा वाइट लाइट होती है जो हमारे आँखों को क्या कहते हैं, ख़राब कर सकती है। तो इसलिए हम इसको थोड़ा दूरी रख के करते हैं, है ना। तो हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो बर्न हुआ एक डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ और साथ में एक वाइट पाउडर मिला। और वो वाइट पाउडर क्या है, ये वाइट पाउडर हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है, क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कल मैंने आपको इसकी रिएक्शन भी लिखवाई थी, उसको बैलेंस भी करवाया था। और मैंने आपको ये भी कल बताया था कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं, है ना। रिएक्टेंट वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, प्रोडक्ट वो होते हैं जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग रिएक्शन। ठीक है। और कल एक चीज़ मैंने और बताई थी कि हमें 3 चीज़ें चाहिए होती है। कौन सी 3 चीज़ें चाहिए होती है हमें फायर पे कुछ भी एनीथिंग सेट करने के लिए, है ना। व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट आर नीडेड टू सेट एनीथिंग ऑन फायर। हम कौन सी 3 चीज़ चाहिए होती हैं, ऑक्सीजन, फ्यूल एंड इग्निशन सोर्स। देखो हम साथ के साथ डेली रिवाइज भी करते रहेंगे ताकि हमारा जो कोई भी डाउट ना रहे, हर एक चीज़ हमारी क्लियर हो। ठीक है, ओके। अब हम आगे चलें। अब यहाँ पे देखो आपको एक्टिविटी 1.2 और एक्टिविटी 1.3 दे रखी है, तो मैं आपको ये एक्टिविटी 1.2 और 1.3 भी समझा देती हूँ। ये देखो एक्टिविटी 1.2 क्या कह रही है, टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। अब आपको पता है लेड नाइट्रेट सोल्यूशन क्या होता है। देखो आपने फार्मूला बनाना क्लास 9th में सीखा था, ठीक है, वो 10th में बहुत काम आने वाला है। अगर आपको क्लास 9 में चैप्टर 3 एंड 4 नहीं आता है तो आप उसे प्लीज़ एक बार दोबारा रिवाइज़ कर लो क्लास 9th की बुक लेके, क्योंकि वो बहुत काम आने वाली है क्लास 10th के लिए। ठीक है। तो देखो जो लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन है उसे हमें एक ट्यूब में लेना है, टेस्ट ट्यूब में। ऐसी जो हमारी केमिस्ट्री लैब में टेस्ट ट्यूब होती है ना, उसमें लेना है, लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन लेना है।
ठीक है। और उसमें हमें पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन उसमें ऐड करना है। देखो हम मान लो हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, उसमें हमने लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन डाला और फिर उसी टेस्ट ट्यूब में हमने क्या कहते हैं पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन भी डाला, ठीक है। अब ये लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने क्या ऑब्ज़र्व किया, ठीक है। तो आपने कहते क्लास 9th में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी ना, सेम वैसे ही है यहाँ पे, ठीक है। ओ सॉरी, आपने क्लास 9th में नहीं, क्लास 10th में हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, सॉरी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो अभी हमने चैप्टर ये सारी एक्टिविटीज़ ना सिर्फ हमें ये बताने के लिए है कि केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, ठीक है। अभी हम जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हमें ये और भी क्लियर हो जाएगा। जब हम वापस एक बार रिवाइज़ करेंगे ना, देखो मैं चैप्टर ख़त्म होने के बाद एक बार दोबारा रिवाइज़ कराऊँगी तो ये और सब चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। देखो जो लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन है, जब हम उसे पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या कहते हैं एक इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट मिलता है। जब आप रिएक्ट करोगे तो आप देखोगे कि आपके ना जो टेस्ट ट्यूब है उसमें क्या कहते हैं इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट मिलता है लेड आयोडाइड का। देखो हमने दो सोल्यूशन लिए, एक तो लेड नाइट्रेट और एक पोटेशियम आयोडाइड, तो ये रिएक्ट करके ना पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड बन जाते हैं, ठीक है। और जो लेड आयोडाइड का येलो कलर का प्रेसिपिटेट, मतलब आप नीचे टेस्ट ट्यूब के नीचे देखोगे ना, आपको ना येलो कलर का प्रेसिपिटेट, मतलब जो घुल ना सके वो आपको ऐसे दिखेगा टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। और एक्वस सोल्यूशन होगा हमारा पोटेशियम नाइट्रेट का, ठीक है। जब आप इसे रिएक्ट करोगे तो आप इसे देखोगे कि जब पोटेशियम आयोडाइड solution is added to lead nitrate solution, then a yellow insoluble precipitate of lead iodide and an aqueous solution of potassium nitrate is formed. टेस्ट ट्यूब में जब आपने ये डाल दिया तो आप कुछ देर के बाद क्या देखोगे कि जो हमारा पोटेशियम नाइट्रेट है उसका तो आपके पास सोल्यूशन रहेगा यहाँ पे, और नीचे एक येलो कलर का आपको यहाँ पे नीचे आपको एक येलो कलर का छोटा सा एक इनसोल्यूबल, जो सोल्यूबल नहीं है, एक प्रेसिपिटेट मिलेगा। वो प्रेसिपिटेट क्या है, वो लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है। प्रेसिपिटेट लेड आयोडाइड का मिलेगा। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो घुल ना सके, आप अभी के लिए ये समझ लो, ठीक है। जो इस सोल्यूशन में घुल ना सके वो होता है प्रेसिपिटेट, और यहाँ पे जो सोल्यूशन होगा वो आपका होगा पोटेशियम नाइट्रेट का, ठीक है। इसकी जो रिएक्शंस हैं, इस एक्टिविटी की भी रिएक्शन मैं अभी आपको थोड़ी देर के बाद करवाती हूँ। आपको आगे जो वो चैप्टर हम करेंगे तो हम इस पर एक बार दोबारा आएंगे, तब मैं आपको उसकी रिएक्शन करवाऊँगी, ताकि तब आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर रहेगा, ठीक है। और अब देखो एक्टिविटी 1.3 है। एक्टिविटी 1.3 क्या कह रही है, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेनुअल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब। एक कॉनिकल फ्लास्क देख लो, जैसे ये कॉनिकल फ्लास्क है हमारा, ठीक है, ऐसा सा। या तो आप कोई एक कॉनिकल फ्लास्क ले लो या आप कोई भी एक टेस्ट ट्यूब ले लो, उसमें आप ना क्या करो, जिंक के ग्रेनुअल्स डाल दो, ठीक है। जिंक के ग्रेनुअल्स डाल दिए आपने, और उसमें थोड़ा सा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या तो सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड करो, ठीक है। और इसको थोड़ा केयरफुल करना, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग है। वैसे हमने इसको डाइल्यूट किया है मगर तब पर भी ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो अब आप क्या ऑब्ज़र्व करते हो, ठीक है, जिंक ग्रेनुअल्स के आसपास जब आप वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो जिंक ग्रेनुअल के आसपास आप क्या ऑब्ज़र्व करते हो, और जब आप कॉनिकल फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब को टच करते हो तो आपको कोई टेम्परेचर में चेंज आता है कि नहीं। देखो ये जो ये क्वेश्चंस है ना, ये डायरेक्ट ऐसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो आपको इन सब के आंसर्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो एक तो पहले लिख लो। देखो आप जब भी, पहले मैं आपको समझा देती हूँ फिर आपको मैं लिखने को भी बता देती हूँ आप क्या लिखेंगे।
देखो जब आप जिंक ग्रेन्यूल्स को ऐड करते हो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड में, तो जो जिंक है वो क्या है, एक हमारा एक्टिव मेटल है ना। ये तो आपने पढ़ा है, जो जिंक है वो हमारा क्या है, एक एक्टिव मेटल है जो रिएक्ट करता है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो वो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बनाता है। अब ये जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन कैसे बना, ये भी हम आगे अभी पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। हम दोबारा ये एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे ताकि आपको और क्लियर हो, ठीक है। तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बनाता है जब भी जिंक ग्रैनुअल्स में, चाहे आप अगर हम उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो वो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बनाता है, ठीक है। और जब हम उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे तो वो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बनाएगा, ठीक। तो आप क्या देखते हो, जो जिंक ग्रैनुअल्स के आसपास जब हाइड्रोजन गैस बन रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो वहाँ पे आसपास ना हाइड्रोजन गैस फॉर्म होता है। और आप ये जानते हो कि हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो जाएगा और आसपास आप देखोगे वहाँ पे छोटे 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 बबल्स दिखेंगे आपको हाइड्रोजन गैस की, ठीक है, जिंक ग्रैनुअल्स के अराउंड। और जब आप टच करते हो ना कॉनिकल फ्लास्क को, तब आपको थोड़ी सी हॉटनेस, मतलब जो फ्लास्क है ना, आपको थोड़ा सा वहाँ फ्लास्क गर्म लगेगा, ठीक है। वहाँ पे टेम्परेचर में राइज हो जाएगा, आप ये कह सकते हो टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये जब रिएक्शन होती है ना तो टेम्परेचर में इंक्रीज़ आ जाता है, आपको कॉनिकल फ्लास्क गर्म एकदम हॉट सा लगेगा, थोड़ी सी उसमें हॉटनेस होएगी, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे, जैसे यहाँ पे कहा है ना कि ये क्वेश्चन दे रखे हैं कि डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपन्स अराउंड द जिंक ग्रैनुअल्स टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज़ देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर। तो आप ये लिख सकते हैं, लिख लीजिए, आप अपनी नोट्स में लिख लीजिए कि जिंक इज़ एन एक्टिव मेटल, zinc is an active metal react with dilute hydrochloric acid to form soluble zinc chloride and hydrogen। जो जिंक क्लोराइड है यहाँ पे वो हमारा सल्यूबल होगा, ठीक। वी कैन ऑब्जर्व बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड अराउंड जिंक ग्रैनुअल्स। If we touch the conical flask test tube, we can feel a sense of hotness as there is a rise in temperature, ठीक है। और साथ ही में लिख लीजिए ना, सो इट इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है ये भी मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ, ठीक है। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ना वो होता है, मतलब बता देती हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, फिर आगे हम पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। अभी तो ऐसे समझ लो इंट्रोडक्शन चल रहा है चैप्टर का, ठीक है। तो देखो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना, कि जब भी आपके कोई भी आप रिएक्शन करते हो और उसमें से आपको हीट निकलती है तो होता है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो नाम से पढ़ो, एक्सो मतलब एग्जिट, मतलब कुछ चीज़ बाहर जा रही है, बाहर निकल रही है। थर्मिक मतलब होता है, हमारे फिजिक्स साइंस में थर्मिक वर्ड यूज़ किया जाता है हीट के लिए, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हुआ कि जो हीट है बाहर निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो टेम्परेचर राइज हुआ कॉनिकल फ्लास्क में, हमारा जो ये रिएक्शन हुआ इसमें टेम्परेचर राइज हुआ, थोड़ी से कॉनिकल फ्लास्क गर्म हो गया, इसका मतलब क्या है, उसमें से हीट निकली होगी, है ना। हीट निकली है बाहर उस रिएक्शन से, इसीलिए ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। देखो एक्सोथर्मिक स्पेलिंग लिख लो, यहाँ पे मैं लिखूँ, यहाँ पे थोड़ी सी जगह मिल जाए, हाँ ये देखो EXOTHERMIC, एक्सोथर्मिक। देखो एक्सो वर्ड का मतलब हुआ एग्जिट, कोई चीज़ बाहर निकल रही है, थर्मिक मतलब हुआ हीट, ठीक है। थर्मिक देखो थर्मिक ये सब हीट के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हीट है वो बाहर निकली, ठीक है, रिएक्शन से हीट बाहर निकली, तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, ठीक। ये दो एक्टिविटीज़ आपको समझ आ गई, ओके। आप देखो यहाँ पे क्या कह रहा है,
From the above three activities, we can say that any of the following observations helps us to determine whether a chemical reaction has taken place. हम ये तीनों एक्टिविटी से क्या हमने मतलब इनमें ऑब्ज़र्व किया कि हमने ये सारी हमारी ऑब्जर्वेशन हुई, कभी भी अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ पे ये चीज़ें अकर्स होएंगी, या तो स्टेट चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस का निकलना होता है, या तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। देखो आप यहाँ पे आप इस केस में देख सकते हो कि यहाँ पे जो एक्टिविटी 1.2 में जो हमारा लेड नाइट्रेट होता है ना, वो एक एक्वस सोल्यूशन होता है, ठीक है, मगर वो रिएक्ट करने के बाद क्या बना देता है, लेड आयोडाइड, जो कि एक सॉलिड होता है ना। यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है, आप ऐसे कह सकते हो। कलर भी चेंज होता है क्योंकि यहाँ पे देखो जो लेड आयोडाइड है वो येलो कलर का हमें कलर मिलता है ना। इस वाले केस में आपको गैस की एवोल्यूशन हो रही थी, हाँ इस वाले केस में देखो हाइड्रोजन गैस निकल रहा था साथ में, और क्या कहते हैं टेम्परेचर में भी चेंज आ रहा था ना। यहाँ पर देखो इस वाले एक्टिविटी में स्टेट चेंज हो रही थी, स्टेट कह रही हूँ, क्या कहते हैं मैग्नीशियम रिबन था और वो क्या कहते हैं पाउडर में चेंज हो गया था, है ना। मतलब हमारी कभी भी कोई भी रिएक्शन होती है तो ये चार चीज़ तो अकर्स होती है, या तो उसमें स्टेट चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, या गैस की एवोल्यूशन होती है, या टेम्परेचर में चेंज आता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो क्या क्या है, चेंज इन स्टेट, चेंज ऑफ कलर, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। As we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us. We will study about the various types of chemical reactions and the symbolic representation in this chapter. देखो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, देखो हमने ऑब्जर्व किया हमारे आसपास कितनी सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं, तुम्हारी बॉडी में ही कितनी सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, है ना। तो ये आखिर हम इस चैप्टर में बहुत सारी टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, किस किस टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है उनका, वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कह देना कि हाँ जी क्लियर है, ठीक है। तो फिर मैं आगे चैप्टर बढ़ूँ यहाँ पे केमिकल इक्वेशन से, ठीक है। यहाँ तक तो हमें सिर्फ ये देखना था कि केमिकल रिएक्शन होती है, हम बस समझ रहे थे क्या। अभी हम देखो एक्टिविटी 1.1, एक्टिविटी 1.2, एक्टिविटी 1.3, ये मैं आपको तीनों एक्टिविटी दोबारा करवाऊँगी, इनकी रिएक्शंस भी दोबारा लिखवाऊँगी, ठीक है। और कल हम आगे स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्वेशंस के साथ, ठीक है, कि कैसे हम कोई इक्वेशन लिखते हैं, क्या केमिकल इक्वेशन क्या होती है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कैसे उन्हें बैलेंस करना है, ठीक है, क्यों हम उसे बैलेंस करते हैं, ये सब अब मैं आपको कल नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि इतनी मतलब मैं देखो कहती तो हूँ कि मैं एक साथ पढ़ा दूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नहीं इतनी देर की ज़्यादा वीडियो ही नहीं बन पाएगी, है ना। मैं मैनेज कुछ करती हूँ कि हम एक बार में वन शॉट में चैप्टर ख़त्म करें, ठीक है। पर कोई ना, हम थोड़ा अच्छा छोटा छोटा ही करते हैं, कम कम पढ़ेंगे मगर अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सीबीएसई का पेपर एनसीईआरटी से ही ज़्यादा आता है, ठीक है। और केमिस्ट्री तो एकदम ही बुक से आती है। फिज़िक्स में आप बेसिक क्वेश्चंस सॉल्व करते हो अलग से, मगर केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी की लाइन से ही आते हैं, चाहे 11th हो चाहे 12th हो, ठीक है। तो हम आगे अब कल करते हैं। और यहाँ तक अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और खुद से प्लीज़ एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ा करना। मैं यही बोल रही हूँ, सेल्फ स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अब आप सिर्फ ये पेज नहीं पढ़ेंगे, आप फर्स्ट पेज से यहाँ तक पढ़ेंगे, ठीक है। ऊपर से लेके यहाँ तक फर्स्ट पेज से यहाँ तक पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेंगे। जो मैंने कहा आप अपने नोट्स भी खुद बनाएंगे। नोट्स वैसे मैं आपको कुछ दिन में अपलोड करती हूँ, मगर नोट्स भी आप खुद बनाएंगे, क्योंकि देखो जो हमारे खुद के नोट्स होते हैं ना वो सबसे बेस्ट होते हैं,
ठीक है, उसमें हमें पता होता है कि हमने क्या लिखा, क्यों लिखा, कैसे लिखा। ठीक है, तो अपने नोट्स ज़रूर बनाना। क्लास 10th में आ गए हो, नोट्स काम आते हैं। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।